नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं 1971 के उस युद्ध की। एक ऐसा टकराव जिसने न सिर्फ इतिहास को बदला बल्कि दुनिया के नक्शे पर एक नया देश भी बना दिया। एक ऐसी कहानी जिसमें दुनिया की महाशक्तियां भी आमने सामने आ खड़ी हुई थीं। तो ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर कैसे एक देश का अंदरूनी मामला, एक गृहयुद्ध, एक ग्लोबल संकट बन गया। कैसे इसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को टकराव के मोड़ पर ला दिया और आखिर में एक बिल्कुल नए देश को जन्म दिया। चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो किसी भी कहानी को समझने के लिए उसकी शुरुआत में जाना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस संघर्ष की जड़ें कहाँ थीं। ये कहानी शुरू होती है एक ही देश के दो हिस्सों, पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के बीच की गहरी दरार से। देखिए, इस संकट की जो नींव थी वो कोई एक दो दिन में नहीं पड़ी, बल्कि दशकों पुरानी थी। 1947 में जब पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बना तो एक ऐसा देश बना जिसके दो हिस्से एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर थे। लेकिन असली चिंगारी भड़की 1970 में। पूर्वी पाकिस्तान के बड़े नेता शेख मुजीबुर रहमान ने राष्ट्रीय चुनाव में शानदार जीत हासिल की, पर उन्हें सत्ता सौंपने की बजाय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और बस यहीं से विरोध की जो आग लगी वो पूरे पूर्वी पाकिस्तान में फैल गई। मतलब ये सिर्फ कुर्सी की लड़ाई नहीं थी, बात इससे कहीं ज्यादा गहरी थी। ये एक सांस्कृतिक खाई थी। पश्चिम पाकिस्तान, जिसके हाथ में सत्ता और सेना की कमान थी, वो अपनी भाषा और संस्कृति के कारण बंगालियों को कमतर समझता था। कमाल की बात तो ये थी कि पूर्वी पाकिस्तान की आबादी ज्यादा थी, फिर भी उनके साथ लगातार भेदभाव हो रहा था। 1970 के चुनाव नतीजों ने इस सुलगते हुए तनाव को एक ज्वालामुखी में बदल दिया। अब इस पूरी कहानी में एंट्री होती है भारत की। जब पूर्वी पाकिस्तान में हालात बिगड़ने लगे तो भारत ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। इसे हम कह सकते हैं रणनीतिक धैर्य। ये एक तरह से शतरंज के खेल की शुरुआत थी, जहां हर चाल सोच समझकर चली जानी थी। जब सरकार की तरफ से दबाव आया कि फौरन हमला किया जाए, तो उस वक्त के भारतीय सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ ने साफ मना कर दिया। और वजह थी मॉनसून। वो जानते थे कि मॉनसून में हमला करना मतलब अपनी ही सेना को दलदल में फंसाना। उनका जवाब बिल्कुल साफ था, बहादुरी और बेवकूफ़ी में फर्क होता है। हम तब लड़ेंगे जब मैं तैयार होऊंगा। तो सवाल उठता है कि भारत इंतजार करते हुए क्या कर रहा था। भारत ने एक साथ दो मोर्चों पर काम किया। एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान के स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें मुक्ति वाहिनी के नाम से जाना गया, उन्हें ट्रेनिंग दी गई और हथियार दिए गए। और दूसरी तरफ कूटनीति के मोर्चे पर दुनिया भर का समर्थन जुटाया गया, खासकर सोवियत संघ के साथ दोस्ती को और मजबूत किया गया। और इसी तैयारी के बाद शुरू हुआ असली खेल, वो मास्टर स्ट्रोक्स, वो शानदार सैन्य चालें जिन्होंने अपनी चालाकी से पूरे युद्ध का नक्शा ही बदल दिया। सबसे पहले बात करते हैं लोंगेवाला की लड़ाई की। ये तो बिल्कुल वैसी कहानी थी जैसे डेविड और गोलियात की। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। एक तरफ भारत के सिर्फ 120 सैनिक, और उनका सामना करने कौन आया था? पाकिस्तान के 6000 सैनिक, वो भी 100 से ज्यादा टैंकों के साथ। यहाँ पर मेजर चांदपुरी की टीम ने जो किया वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। उन्होंने कुछ असली एंटी टैंक माइंस बिछा दी और फिर उनके ठीक पीछे रेत में सैकड़ों खाली टिफिन बॉक्स दबा दिए। जब पाकिस्तानी टैंक आगे बढ़े और शुरुआती माइंस फटी तो उन्हें लगा कि वो एक बहुत बड़ी माइन फील्ड में घुस गए हैं। वो पूरी रात उन नकली टिफिन बॉक्स माइन से डर कर रुके रहे और सुबह होते ही इंडियन एयरफोर्स ने आसमान से अपना काम कर दिया। अब एक और सवाल सोचिए, एक टॉप क्लास की सबमरीन को आप एक टूटे फूटे जहाज से कैसे डुबो सकते हैं? सुनने में नामुमकिन लगता है ना? पाकिस्तान की सबसे खतरनाक पनडुब्बी पीएनएस घाजी भारत के प्राइड आईएनएस विक्रांत को डुबोने के मिशन पर थी। इसके जवाब में भारतीय नौसेना ने एक जबरदस्त जाल बिछाया। असली विक्रांत को तो चुपचाप अंडमान भेज दिया गया और विशाखापट्टनम बंदरगाह पर यह अफवाह फैला दी कि विक्रांत यहीं आ रहा है। यकीन दिलाने के लिए जहाज के लिए ढेर सारा खाना और सामान भी ऑर्डर कर दिया गया। गाजी इस चारे के लालच में सीधा जाल में आ फंसा, जहां मरम्मत के लिए खड़ा आईएनएस राजपूत अपने इंजन और सोनार बंद करके खामोशी से उसका इंतजार कर रहा था। अब आईएनएस राजपूत ने जिस हथियार का इस्तेमाल किया उसे कहते हैं डेप्थ चार्ज। ये होता क्या है समझिए। ये पानी के अंदर फटने वाला एक बड़ा बम है जो एक सेट की हुई गहराई पर जाकर फटता है।
इसके धमाके से पानी का इतना जबरदस्त दबाव बनता है कि वो पनडुब्बी के ढांचे को पिचका देता है। और हुआ ये कि इन डेप्थ चार्जेस के धमाकों ने पीएनएस गाजी के अंदर रखे उसके अपने ही टॉर्पीडो और माइंस में आग लगा दी। एक जबरदस्त अंदरूनी धमाका हुआ और पाकिस्तान का सबसे बड़ा नौसैनिक खतरा समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए समा गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये लड़ाई सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं रही। अब इस शतरंज की बिसात पर दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें आमने सामने आने वाली थीं और पूरी दुनिया ने अपनी सांसें रोक ली थीं। हुआ ये कि पाकिस्तान की मदद के लिए और भारत को डराने के लिए अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेज दिया। ये कोई छोटा मोटा बेड़ा नहीं था, ये एक विशाल नेवल टास्क फोर्स थी जिसकी अगुवाई एक न्यूक्लियर ताकत वाला एयरक्राफ्ट कैरियर कर रहा था। कुछ सूत्रों के मुताबिक इसमें ब्रिटिश और फ्रांसीसी जहाज भी शामिल थे। लेकिन अमेरिका अकेला नहीं था। भारत के पुराने दोस्त सोवियत संघ ने इसका जवाब दिया। उन्होंने व्लादिवोस्तोक से अपना न्यूक्लियर हथियारों से लैस 40वां बेड़ा अमेरिकी टास्क फोर्स को रोकने के लिए रवाना कर दिया। तो अब सीन ये था कि हिंद महासागर में दुनिया के दो सबसे ताकतवर नेवल फ्लीट्स दोनों न्यूक्लियर हथियारों से लैस एक दूसरे को घूर रहे थे। इस हाई वोल्टेज ड्रामे ने ये पक्का कर दिया कि अब कोई भी बाहरी देश इस जंग में दखल नहीं देगा। और जैसे ये इंटरनेशनल स्टैंड ऑफ खत्म हुआ, जमीन पर जंग अपने आखिरी अंजाम तक पहुंचने लगी। ये थी एक नए देश के जन्म की घड़ी, खेल का फाइनल चेकमेट। भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर फाइनल अटैक लॉन्च किया। और ये सिर्फ गोलियों और बमों की लड़ाई नहीं थी, ये दिमाग की भी लड़ाई थी। आसमान से पैराट्रूपर के पुतले गिराकर पाकिस्तानी सेना में दहशत फैलाई गई। साथ ही भारत के सूत्रों से मिली खबरों के आधार पर बीबीसी ने कमांडो की संख्या इतनी बढ़ा चढ़ाकर बताई कि पाकिस्तानी सेना का हौसला ही टूट गया। और नतीजा था इतिहास का एक बहुत बड़ा सरेंडर। ढाका में 93,000, जी हाँ 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था। और इसी के साथ 16 दिसंबर 1971 को दुनिया के नक्शे पर एक नए आज़ाद देश का जन्म हुआ, जिसका नाम है बांग्लादेश। तो ये कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं है, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज के दौर में भी सही स्ट्रैटेजी, दिमागी खेल और अंतर्राष्ट्रीय दोस्ती की क्या अहमियत होती है ना?